गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ सभी लाइव जल्दी से। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे, कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ। मित्रों, कुछ दिन से ये क्लास नहीं हो रही थी, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपकी रेगुलर क्लास चलेगी और अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आप उन सभी को समझ लीजिए। आपकी परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, ठीक ना? तो ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। साथियों, आज ये नया चैप्टर होगा कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ, एक्सरसाइज 3.1 होगा। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, चलिए देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, और क्या कहता है? ये कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 7 वर्ष पहले आफताब अपनी पुत्री के 7 गुनी आयु का था। मतलब अगर आफताब की पुत्री 3 साल की थी तो आफताब 3 सते 21 साल का था। कह रहा लेकिन अब से यानी कि आज से 3 वर्ष जो और बीत जाएगा, जब 3 वर्ष और बीत जाएगा तो मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? हमारे हिसाब से तो मनोरंजक है कि 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा। इसका फिलहाल ये मनोरंजक है कि नहीं है, ये आंसर आप दीजिए न दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन क्वेश्चन जो है उसको समझिए। कह रहा कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल सी बात है यार, जैसे आप अभी तक हल करते आए हो वैसे ही करना है। लिखिए, माना आफताब की वर्तमान आयु, आप सभी लिखिएगा, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक ना? अब लिखिए, उसकी पुत्री की, लिखो सभी लोग लिखो फटाफट। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर ये y वर्ष, ठीक ना? लिखते जाना है मैं जो बोल रहा हूँ। नीचे क्या लिखोगे? ये हो गया ना। अब लिखिए केस नंबर फर्स्ट या फिर स्थिति पहली, स्थिति नंबर 1। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 स्थिति है। पहली स्थिति ये है, फर्स्ट केस ये है कि ये 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था। दूसरी स्थिति ये बन रही है कि ये 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो 2 स्थिति है ना, तो पहली स्थिति के अनुसार हम चलेंगे। पहली स्थिति में क्या होगा? लिखिए, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। देखो ध्यान से समझना, 7 वर्ष पहले आफताब x माइनस 7 वर्ष का रहा होगा। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, वो ऐसे समझ लें जैसे आप 10th में पढ़ रहे हो। अगर आप 16 साल के हो आज, ठीक ना, तो 7 वर्ष पहले सोचो कितने साल के रहे होगे। 7 वर्ष पहले आप आज कक्षा 10 में हो, तो 7 वर्ष पहले आप कक्षा 3 में पढ़ते थे, है ना? तो 16 साल के आज हो तो 7 साल पहले कितने साल के थे? 9 साल के थे। मतलब कम होगा ना, आज 16 साल के हो तो 7 वर्ष पहले 9 साल के थे ना। तो वैसे अगर ये आज x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 वर्ष का रहा होगा। चलिए, तो उसी तरह से उसकी जो पुत्री है, नीचे लिखो ऐसे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष, ठीक ना? तो ये पहली स्थिति के अनुसार देखते जाना, ठीक ना? आगे बढ़ें, इतना नोट करते जाओ जल्दी से, तब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो आप देख लिए हो ना। अब हम चाहें तो क्वेश्चन मिटा भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जैसे हम आगे से हटें आप नोट करते जाइए। चलिए ठीक है, अब ऊपर लगाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत रोक के। चलिए अब हम ऊपर लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है यार, ये बहुत मिटाने में दिक्कत कर रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आगे लिख लो, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब ये कि पुत्री की आयु देखो कितनी थी 7 वर्ष पहले, y माइनस 7 थी, और ये थी आफताब की आयु, यानी कि x माइनस 7 इक्वल ये y माइनस 7 था। और गुणा किस में करोगे? किस में गुणा करोगे पता है?
ये बताओ आप सभी कमेंट करके, आफताब वाली आयु में मल्टीपल करोगे या फिर पुत्री वाली आयु में मल्टीपल करोगे 7 का, किस में करोगे? देखो जिससे कह रहा है कि पुत्री की आयु की, मतलब पुत्री वाले में मल्टीपल करोगे ये, यानी अगर इसकी पुत्री की आयु 7 गुनी भी हो जाए तब भी इसके बराबर थी, ये पहली कंडीशन है। इसको समीकरण में जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 7 मल्टीपल करोगे 7y माइनस ये 7 सता 49, कोष्ठक ओपन करोगे x माइनस 7y, ये माइनस का 49 और प्लस का 7, तो x माइनस 7y इक्वल माइनस का 42। ये मित्रों आपका हो गया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला समीकरण। इसको नोट कर लो जिनको लिखना है फट से, फिर हम आगे चलते हैं। नीचे वाला आप लिख लिए होंगे तो हम उसको मिटा देते हैं, ठीक ना। आप सभी अपना क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। कह रहा था कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यही कह रहा था ना। तो 3 वर्ष बाद आयु पहले पता होनी चाहिए ना। अब यहाँ पर आप लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार, नीचे लिखो दूसरी शर्त के अनुसार, या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो पहले सेकेंड स्थिति, सेकेंड स्थिति, ठीक ना। सेकेंड स्थिति में क्या होगी साथियों, लिखो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर x + 3। वैसे जैसे अगर आप आज 16 साल के हैं तो 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 19 साल के हो जाएंगे। तो उसी तरह से आफताब जो है आज x साल का है तो 3 साल बाद x + 3 का हो जाएगा। नीचे फिर से लिखना 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, तो कितना हो जाएगा y प्लस ये 3 वर्ष। तो ये तो हो गया इनका 3 वर्ष बाद ये कितने के होंगे, लेकिन कंडीशन अभी नहीं पूरा हुई। कह रहा था कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। नीचे लिखो पुनः प्रश्नानुसार, मतलब दोबारा से प्रश्नानुसार x + 3 इक्वल y + 3। अब इसमें 3 से गुणा करोगे, कह रहा था 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा ना, तो बस यही करना है, इसका गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, एक नया समीकरण मिलेगा। वो क्या मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सभी वैसे तो कर लिए होंगे मल्टीपल, तो बता दो क्या मिलेगा, और अगर नहीं किया तो बस कर लो हमारे साथ। x + 3 ऐसे ही रहेगा, है ना। ये x + 3 में तो कोई अंतर होगा नहीं। आगे जब अगर आप चलोगे तो ये हो जाएगा साथियों, 3 का y में करोगे 3y, है ना, और 3 का जब गुणा 3 में करोगे तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका x - 3y इक्वल 9 - 3 ये बन जाएगा समीकरण, ठीक। फाइनल में आपका x - 3y इक्वल 6 आएगा और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड कहलाएगा। 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो बीजगणितीय रूप में लिखने को कहा गया था, दूसरा कहा गया था कि इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये बीजगणितीय रूप में हो गए दोनों आंसर। अब इनको हम ग्राफ रूप में हल करेंगे ग्राफीय माध्यम से। तो चलिए इतना लिख लो, फिर हम दूसरे इसमें चलते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन में आएगा। लिख लीजिए, समीकरण याद रखना बस दोनों। हो गया, आगे चलें। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। चलिए अब देखना साथियों, इसको क्या करेंगे हम। 2 इक्वेशन हमें दिए गए हैं जो कि मिल गए, अभी आपने देखा था। इनको सारणी विधि से हल करेंगे, कहने का मतलब ग्राफीय विधि से, ठीक ना। फिर इनको ग्राफ पे डिनोट करना है। कुल मिलाकर के x और y के मान जो हैं वो सारणी या ग्राफ विधि से निकालना है। तो देखना कैसे करते हैं। इसमें हम ऐसा कुछ करेंगे कि x के पद एक तरफ हो जाएं और y और जो बाकी का चर पद है वो सब मिला के, सॉरी या चर पद एक तरफ हो जाए, या फिर y वाला एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर दो। तो हम x वाला करेंगे और ये -42 और प्लस का 7y हो जाएगा, ठीक ना। इतना पक्का है ना। अब क्या करते हैं मित्रों, इसके बाद हम सारणी बनाते हैं, एक टेबल। ध्यान देना, ऐसे एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पहले में ऐसे खाने बनाएंगे x y, इसमें आप खाने बना लो 2-3। उसके बाद क्या करते हैं आपको पता है, इसके बाद इनके मान हम रखते हैं अलग अलग।
किसके मान रखते हैं? इसी में यहाँ देखना, यक्स बराबर -42 और +7y में हम मान रखते हैं। तो मित्रों अगर यहाँ पर हम y का मान 0 रख देंगे तो जो यक्स का मान आएगा कुल मिला के ये 0 हो जाएगा, तो ये -42 आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा मान आ जाएगा, ग्राफ में रखने में समस्या होगी। और मान रखने के लिए यहाँ पर आप बाध्य नहीं हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 0 से लेकर के आप अनंत तक का कोई भी गिनती रख सकते हो। तो हम बहुत छोटा मान नहीं रखेंगे, नहीं तो ये यक्स और वाई के बड़े बड़े मान आ जाएंगे, तो उनको हल करने में, ग्राफ पे दिखाने में समस्या होगी। तो इसलिए ऐसा कुछ करेंगे कि छोटे मान मतलब आए। तो देखो अगर हम y का मान 5 रख देते हैं, कितना 5, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यक्स का मान ये -42 और +35 घटेगा तो साथियों ये -7 आ जाएगा, जो कि काफ़ी छोटा आ रहा है ना। यानी कि यक्स का मान हमने क्या रखा 5, तो y का मान मिला -7। इतना बात पक्का ना। इसी तरह से आप यक्स के अलग अलग, यक्स का मान नहीं रखा था यार, y का मान रखा था ना, यक्स का मान आया था, क्या आया था जो आपके सामने है ना, यक्स का मान आया है। तो हमने रखा y का मान 5 रखा, तो यक्स का मान आया -7। ठीक, अब इसी तरह से 6 रख लो। जब 6 रखोगे तो क्या होगा, 6 रखोगे तो ये 7 छंग 42 हो जाएगा, ये प्लस का 42 माइनस का 42, तो यानी कि ये आ जाएगा 0। 7 रख लो, 7 रखोगे 7 7 49 हो जाएगा, ये प्लस का 49 माइनस का 42 घटेगा तो प्लस का 7 आएगा। यानी कि जब 7 रखोगे तब क्या होगा, y का मान 7 रखोगे तो ये 49 यानी कि प्लस का 7 ही आएगा, यानी कि 7 पर क्या आएगा, 7 ही आएगा। अब ध्यान देना, ये आपका पहला समीकरण ग्राफ विधि से हल हो गया है, जिसमें यक्स के और वाई के 3 मान आ गए। इनको अभी आपको ग्राफ पे दिखाना है, मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम ये समीकरण भी हल करके आपको दिखा दें। चलो इसमें भी कर लेते हैं। इसमें भी आप ऐसे कर लो, यक्स = 6 प्लस ये 3y, ठीक ना। y का कोई भी मान रखो आप सभी, चाहे जो भी रख लो। चलो जल्दी से फटाफट रखो, देखते हैं फिर क्या होता है। -1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, या प्लस में भी रख सकते हो, कुछ भी रख लो। तो चलिए अगर हम यहाँ -1 रखते हैं, ध्यान देना यक्स का मान कितना आता है देखते हैं। तो ये 6 गुणा 3 और ये गुणा -1, तो मित्रों ये हो जाएगा 6 और ऋण 3, और 6 में से 3 गया तो 3। कहने का मतलब हमने जब मान रखा -1, तो हमें यक्स का मान 3 आया, है ना। तो ये एक टेबल और हम बनाएंगे दूसरे वाले समीकरण के लिए। तो इन भाई साहब का यहाँ पर हिसाब होगा, जो भी है बिना किताब होगा हिसाब, है ना। यहाँ पर ये यक्स और ये वाई, चलो ठीक है, ओके। वाई का मान हमने -1 रखा था, तो यक्स का मान क्या मिला था, 3 मिला था। -2 रख के देख लो क्या मुसीबत है। -2 रखोगे तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, और 6 - 6 0 आएगा, यानी कि -2 जब रखोगे तो ये 0 आएगा। -3 रख लो, -3 रखोगे तो -9 आएगा, -9 और +6 घटेगा तो माइनस का क्या आएगा, 3 आएगा। यानी इस तरह से आपके ये भी मान आ गए। अब आपके पास ग्राफ वाली कॉपी होनी चाहिए, अगर नहीं है ग्राफ वाली कॉपी तो आप ले लीजिए, और हम यहाँ पर आपको बना के तो दिखा देंगे फ़िलहाल। चलिए कोई समस्या की बात नहीं है, आप सभी देख लीजिए और समझ लीजिए, ये पूरा प्रोसेस है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों कि अब इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। तो चलो देख लेते हैं ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं। ध्यान देना साथियों, देखिए ग्राफ पे इसको दिखाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये ग्राफ बना लेना है, जिसमें आपको नंबर लिख लेने हैं लगभग में उतने जितने यहाँ पर ये आए हैं। इसलिए मैं बड़ा नंबर नहीं लाया जिससे कि ग्राफ छोटा बने, नहीं तो अगर यहाँ पे 200 500 हो गया होता या फिर 149 148 तो बहुत बड़ा ग्राफ बनता, है ना। तो देखो ये छोटे छोटे नंबर आए हैं, हमने 7 तक लिख लिए चूँकि यहाँ पर 7 तक ही हमारे अंक हैं। अब चलो देखते हैं। देखो यक्स का मान -7 है और वाई का मान 5 है। अब यक्स पर हम -7 वाले खाना में चलेंगे, यक्स पर माइनस वाले खाना में 7 बार चलेंगे। देखो ये दाहिनी तरफ प्लस होता है, बाईं तरफ माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है।
तो क्या करना है हमें माइनस में चलना है, यक्स पर माइनस में चलना है। तो ये आपका यक्स होता है ना, ये यक्स डैश होता है, ये वाई होता है, वाई डैश होता है। तो याद रहना चाहिए यक्स पे ही चलना है। देखो माइनस इसमें भी है नीचे, लेकिन ये यक्स वाला नहीं, ये वाई का है। यक्स पे चलना तो इधर को आना, ये -7 यहाँ मिल गया, ठीक। लेकिन वाई पे 5 चलना है, तो वाई पे 5 ऊपर को जाएगा, मतलब ये लाइन यहाँ तक आएगा। ये यहाँ है 5 और ये 7 यहाँ है। तो क्या करें ऐसा कुछ कि दोनों मिल जाए। तो दोनों मिलाने के लिए इसको 5 के बराबर ऊंचाई तक ले जाओ और इसको ये यहाँ तक, यानी कुल मिला करके ये बिंदु जो -7, 5 है वो यहाँ कहीं होगी। बात समझ में आई ना। इसी तरह से सारे बिंदु पहले रख लीजिए, उसके बाद एक ग्राफ बनेगा, देखना। उसके बाद क्या है, यक्स 0 रहे, 0 मतलब यक्स इसी लाइन पे रहेगा, इसमें से ना इधर भागेगा ना उधर भागेगा, ठीक है। वाई कह रहा कि 6 हो जाएगा फिर, तो चलो ठीक है ले चलते हैं वाई को 6 नंबर, यानी यहाँ तक, यानी कि 0,6 जो है यहाँ मिल गया। आगे देखना 7,7, यक्स पर 7 जाओ प्लस में और वाई पर भी 7 प्लस में। कहने का मतलब ये ऐसे और ये यहाँ से, ये 7,7 यहाँ आएगा, है ना। इतना बात पक्की ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्या होगा, हमने तीनों रख लिया ना। अब मित्रों एक लाइन खींचेंगे, ग्राफ बनेगा, यही आपको जो बनाना था। ये बिंदु यहाँ पर आके मिलाना लगभग आपको, ठीक ना। अब ये सारा जो झमेला मैंने खींचा है इसको मिटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपको दिखाने के लिए, वहाँ तक ले जाने के लिए ये सब डाट वाट किया था, ठीक ना। आपको वहाँ पे छोटी सी बिंदी रखना है पेंसिल प्रकार से, एग्जाम में करना, तो ऐसे गोचना नहीं। तो इसको ऐसे मिलाओगे। अब कैसे, ये उस बिंदु से होते हुए ऐसे जाना चाहिए और वहाँ तक। ये आपका पहला समीकरण के लिए ग्राफ हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए भी इसी तरह से आप लगा लोगे, उम्मीद करते हैं। चलो दिखा देता हूँ। यक्स पे 3 चलना है प्लस में, वाई पर माइनस में 1 चलना है। तो यक्स पर 3 प्लस में यहाँ हो गया, वाई पर माइनस में 1 मतलब हल्का सा नीचे आएगा, यानी कि 3,-1 मिल गया। आगे देखना, एक्स पर 0, वाई पर -2। तो यक्स पर मतलब किसी तरफ नहीं बढ़ना, वाई पर -2 यानी यहाँ कहीं होगा। ये 0,-2, ठीक ना, यहाँ पे होगा। अब आगे ध्यान देना, -3 दोनों है। एक्स पर -3 यहाँ कहीं है और वाई पर -3 यहाँ कहीं है। इसको ऐसे लाओ, इसको ऐसे लाओ, तो ये 3, ये -3 और 3 यहाँ आ गया। अब इसे अगर आप ग्राफ का रूप दोगे तो क्या बनेगा, सोचो सोचो क्या बनेगा। ये यहाँ पर है, यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो साथियों इसको आप ऐसे बढ़ा के खींच सकते हो, ये ऐसे होते हुए निकल जाएगा। तो ये था आपका ग्राफ, पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखना, कक्षा यक्स का मतलब होता है 10, रोमन संख्या में लिखा है मान लो, या फिर यक्स ही मान लो, कुछ भी मान लो। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। उसके बाद होता क्या है, कह रहा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं। अगर लड़के 5 हैं तो लड़कियां 9 होंगी, है ना। आगे देखना, कह रहा तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसको करना क्या था पता है, क्वेश्चन का जो टाइटल था ऊपर आप बुक में देखोगे, कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ 3.2 में तो लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसमें हमें रैखिक समीकरण का एक युग्म बनाना है और ग्राफ विधि से हल करना है। चलिए लिखिए, माना लड़कियों की संख्या। अब इसमें आप लड़कियों और लड़कों की संख्या दोनों मान लेंगे। माना लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कुछ भी मान लो, यक्स, तथा लड़कों की संख्या लिख लो, लड़कों की संख्या इक्वल क्या हो जाएगा, वाई। इतना ठीक है। आगे कह रहा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है,
तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ। लेकिन उसके पहले कह रहा था कि प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो प्रतियोगिता में भाग लिए कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या मतलब उसमें दोनों शामिल होगी। तो ये हो जाएगा कितना, संख्या x + y = 10। क्यों? क्योंकि दिया गया है, कह रहा कि कुल संख्या जो है वो 10 है ना, इतनी बात पक्की। ओके, तो ये समीकरण हो गया एक। क्या हो गया? ये समीकरण एक हो गया, पहला समीकरण बन गया। दूसरा कैसे बनेगा? कह रहा था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यही तो दिया है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लिखो, लड़कों से लड़कियां 4 अधिक हैं, लड़कों से लड़कियां 4 अधिक हैं। क्या है? अधिक है। तो चाहे तो लड़कों की संख्या से 4 कम कर दो और चाहे लड़कियों की संख्या में 4 जोड़ दो, दोनों का मतलब एक ही होगा, है ना। तो चलिए कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे? लिखो, इसलिए x - y = क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ध्यान देना, इसको मैंने x - y क्यों किया पता है? क्योंकि x - y = 4, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है। इसका मतलब क्या होगा? चाहे तो उसको 4 अधिक कर दो लड़कों वाले में। यार इसको नहीं समझ में आया होगा ना, आपको नहीं आया होगा ना, ध्यान दो ये चीज़, ये नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कि काहे करती है ऐसे। देखो इधर देखो, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था? x माना था ना। लेकिन अभी ध्यान देना, इसको ऐसे समझ लो आप कि देखो भाई, लड़कियों यानी कि गर्ल्स की संख्या क्या है? x है। बॉयज़ की संख्या क्या है? y है। तो कह रहा कि 4 अधिक है। कहने का मतलब जब गर्ल्स की संख्या से बॉयज़ की संख्या को घटा दिया जाता है तब क्या होता है? लड़कियों की संख्या जो बराबर बचती है वो क्या होती है? 4 रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि 4 अधिक थी। इस कारण से ये x - y = 4 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना तो आप 0 लेवल बेसिक मैथ देखिए, वहाँ से आपको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप इतना उतार लेंगे इधर वाला समीकरण 2 तक, उधर ये छोड़ देंगे, इसको मैं समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक ना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप जल्दी से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, तब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, ध्यान देना। अब इन दोनों समीकरण को ग्राफ विधि से हल करना सीखो। देखिए, पहला समीकरण आया था x + y = 10 आया था। दूसरा इक्वेशन आया था, अभी अभी आपने देखा था, x - y = क्या आया था? 4 आया था। यही आया था ना। चलो ठीक है। अब इसमें x को एक तरफ कर दिया और y और जो अचर पद था एक तरफ कर दिया। तो साथियों इसमें क्या करते हैं? ये सारणी विधि से या ग्राफ विधि से समीकरण का हल करने का नियम है, ध्यान देना। कोई भी समीकरण इस तरह से आप हल कर सकते हो, ठीक ना। अब इसमें साथियों y का कोई आप मान पुट करोगे एक, जैसे y का मान अगर मैं 1 रख देता हूँ तो क्या आएगा पता है आपको? y का मान अगर इसमें मैं 1 रखूँगा तो ये x = 10 - y बनेगा और x = 10 - 1, यानी कि x का मान -9 आएगा। -9 ऐसे कुछ ज़्यादा आ रहा है ना, कहने का मतलब छोटे छोटे मान आएंगे तो हमें ग्राफ छोटा बनाना पड़ेगा, है ना। अगर बड़े बड़े मान आएंगे तो ग्राफ बड़ा सा बनाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये मान जो है कुछ ऐसा रखेंगे कि छोटा मान आए, मतलब बड़ा ना आए। ये आप स्वतंत्र हो रखने के लिए 0 से लेकर के अनंत तक कुछ भी रख सकते हो, जो भी आप चाहो, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, x = y की जगह 5 रखेंगे। तो इस तरह से हमें x का मान भी क्या मिलेगा? छोटा सा मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि y की जगह पे हमने 5 रखा तो x का मान भी क्या मिला? 5 मिला। इस तरह से x का मान क्या मिलेगा? जब हम y का मान 6 रखेंगे, देखो y का मान 6 रखेंगे तो 4 मिलेगा। अगर इसे हम 7 रख दें तो ये 3 मिलेगा, है ना। कितना आसान, बहुत मज़ेदार है ना। चलो इसमें कर लेते हैं साथियों। y का मान सोचो, अगर मैं 1 रख दूं तो x का मान हमें 5 मिल जाएगा, बोलो मिलेगा ना। अगर y की जगह पर मैं 2 रख दूं तो x का मान हमें 4 - 2 = 6 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मैं 3 रखूँगा तो x का मान 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए
लिख लिए इतना, नोट कर लो फटाफट। ये आपका हो गया ना इतना मान। अब देखो इन बिंदुओं को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, ध्यान देना ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। चलिए साथियों ऐसे ग्राफ बना लेना। वैसे एग्जाम में आपको हो सकता है ग्राफ का पेज मिलेगा, और नहीं तो आप ग्राफ का पेज लेके जाओगे, ठीक ना। परीक्षा में ग्राफ का पेज मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो मिलता है ऑलरेडी, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया हमारे ग्राफ। ग्राफ पे हम नंबर देखो 7 तक लिखे हैं चारों तरफ, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़े नंबर 7 आए हैं, और इसीलिए मैं छोटा नंबर लाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं 9 ले आता, 20 ले आता, 25 ले आता, तो हमें ये गिनती 25 तक लिखनी पड़ती, ये 20 तक लिखनी पड़ती, तो शायद बहुत बड़ी हो जाती ना। ओके चलो ठीक है, पहले मान देखते हैं। यक्स पर देखो ये प्लस है, वाई भी प्लस है, दोनों 5 5, तो यक्स पर हम प्लस में 5 बिंदु आगे चलेंगे। ध्यान देना जीरो यहीं है, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ मिल रहा है। वाई पर भी हमें क्या करना है, 5 आगे चलना है, तो चलो फिर 1 2 3 4 5 यहाँ मिल रहा है। यानी इसको हम ले आके ऐसे इसके सीध तक लाएंगे, ये 5 यहाँ मिल रहा है। ओके ठीक, अगला देखना 6 4, वाई पर 6 चलना है और यक्स पर 4 चलना है। तो चलो ठीक है, ये है यक्स वाला, ये देखो कितना चलना है, इस पर 4 चलना है, वाई पे 6, यानी यहाँ कहीं आएगा कितना है 4 6। ओके और आगे देखना अभी, ये 3 और 7, यक्स पर 3 और वाई पर 7, तो यक्स पर 3 ये और वाई पर 7, मतलब यहाँ कहीं आएगा 3 7। बहुत ही गौर से देखते जाना साथियों, बस इसको ग्राफ रूप में आपको खींच देना फटाफट, बस फिर कोई मुसीबत नहीं आएगी। ओके ठीक है, चलिए ध्यान देना। इसी तरह से पहले आप दूसरा भी दिखा लो, फिर हम ग्राफ खींचते हैं। दूसरा भी दिखा लें, पहले खींच ही लेते हैं, चलो पहले खींच ही लेते हैं इसको, ध्यान देना। तो ये जहाँ जहाँ से होते हुए गई है वहीं से आप ग्राफ बना दोगे। देखो यहाँ से गई है और यहाँ से और यहाँ पे ना, तो ऐसे ये ग्राफ बनेगा साथियों, ऐसे, ठीक ना। ऐसे क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये हो गया ठीक। इसी तरह से आप दूसरा भी दिखा दो, उसका भी खिंच जाएगा। चलो यक्स पर 5 और वाई पर 1, यक्स पर क्या है 5 है प्लस में, यानी 5 मतलब ये है ना, वाई पर 1 मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ये यहाँ कहीं आएगा, आएगा ना, इसे क्या बोलेंगे 5 1, ठीक। अगला देखना, यक्स पर 6 और वाई पर 2, तो यक्स पर 6 चलो आगे, ये यहाँ पर है, और वाई पर 2 मतलब यहाँ पे, कहने का मतलब ये यहाँ कहीं होगा 6 2। ध्यान देना आगे क्या होता है, यक्स पर 7 और वाई पर 3, तो यक्स पर 7 यहाँ है और वाई पर 3, मतलब ये आया, यहाँ पर कहीं है 7 3। ओके मिल गया ना तीनों। अब तीनों पॉइंट को ऐसे मिला देना पटरी और प्रकार रख करके कि ऐसे काटता हुआ निकल जाए, इसी पर से जाना चाहिए, बगल से नहीं जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सीधा खींचना ऐसे, ठीक ना, ऐसे एरो बना के। तो ये हो जाएगा साथियों आपका ग्राफ, जिसे आप इस तरह से बना सकते हो। और ये जो मैंने आपको ऐसे ऐसे खिंचाया डाट डाट ना, ये केवल समझाने के लिए दिखाया, बाकी ये चीज़ आप नहीं बनाओगे, ये लाइन तो उस पर बनी रहेंगी ऑटोमेटिक। ग्राफ पेपर आप लोगे मार्केट में मिलता है, उसमें ये लाइनें और ये सब बना रहता है, ठीक ना, अलग से नहीं बनाना रहेगा, ये पॉइंट रखने रहेंगे बस। तो लिख लो जल्दी से, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। इसका अगला इसमें से होमवर्क कर लेना, इसमें जितने भी और भी पार्ट्स दिए गए इस तरह से उनको रख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, कमेंट करोगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक ना। ओके साथियों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम उतारेंगे नहीं, आप सुन लो ध्यान से, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आप कर लेना, मैं हिंट बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। आगे देखना, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो 1 पेंसिल
और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, पहले अलग अलग मान लोगे। ठीक है, लिखो माना लिखो एक पेंसिल का मूल्य बराबर यक्स रुपया, एक का यक्स मान लो, दूसरे का वाई मान लो। फिर लिखना माना एक कलम का मूल्य इक्वल वाई रुपया। अब आगे क्या कह रहा था, कह रहा था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो साथियों यहाँ पर आप नीचे लिख देना ऐसे प्रश्नानुसार, ठीक ना। प्रश्नानुसार कितना पेंसिल बोला था पहले, कितना बोला था, 5 ना, 5 ही तो बोला था ना। हाँ, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो जितनी पेंसिल बोला था उतना क्या हो जाएगा, यक्स के साथ हो जाएगा, यानी कि 5 यक्स धन 7 वाई, और इनका मूल्य कितना था, 50 रुपया। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा कंडीशन में इसी में बोल रहा है कि 7 पेंसिल, क्या बोला था, 7 पेंसिल और 2 कलमों का मूल्य, है ना। तो लिख लो फिर 7 पेंसिल और 2 कलमों का मूल्य, मतलब ये वाई इक्वल कितना रुपया, 46 रुपया। बस ये दोनों समीकरण आपके सामने आ गए, दोनों इक्वेशन हो चुके हैं, इसी को कर लेना है। ओके, कर लोगे ना आप सभी, ठीक है, बहुत अच्छे। इन्हीं को हल करके हमें क्या करना है साथियों, ग्राफ बना देना है। अब इनको हल करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप यक्स और वाई के मान निकाल लोगे और फिर उनको ग्राफ में रख लेना। चलो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा और आगे। तो दोनों समीकरण के लिए हम अलग अलग सारणी बनाएंगे। तो पहले समीकरण के लिए देखो इधर, पहले समीकरण का पहले एक स्ट्रक्चर तो बनाने दो, रखोगे मान किस में रखोगे, ध्यान देना। पहले समीकरण के लिए साथियों इसमें आप यक्स का मान निकालोगे, यानी कि 5 यक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 7 वाई, यानी कि यक्स बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 वाई बटा का हो जाएगा 5, ठीक ना। इसी में आपको मान रखने हैं, वाई के मान अलग अलग रखोगे तो यक्स के मान अलग अलग मिलेंगे। ये समीकरण सेकेंड वाला मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ध्यान देना। 7 यक्स धन 2 आई इक्वल क्या है, 46 है। यहाँ से यक्स बराबर निकालोगे तो आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 46 माइनस 2 आई बटा 7, ठीक ना। इसमें यक्स के अलग अलग मान रखोगे तो वाई के अलग अलग मान आएंगे, ठीक ना। तो चलो 2 वाला समीकरण मैं उधर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। यक्स के कोई ऐसे मान हम इसमें रखेंगे वाई के कि जो दूसरा वाला मान आए वो छोटा छोटा आए, ठीक ना। चलो, तो वाई का मान इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर अब 0 से लेकर अनंत तक आप वाई का मान कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देना ऐसा मान रखोगे कि छोटा मान आए, मतलब यक्स का मान भी छोटा है, बड़ा ना हो, नहीं तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। तो क्या करोगे, यहाँ पर लिखो वाई बराबर, अच्छा गैस करो, अगर हम वाई का मान 0 रख दें तो, अगर हम 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा 50 बटा 5, यानी यक्स का मान 10 आएगा। अगर हम 0 कर देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन 10 भी काफ़ी बड़ा है ना, कोशिश करो कि यक्स का मान 5-7 के लगभग आए। अगर यहाँ 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 50 बटा 5, यक्स का मान 10 आएगा। अगर हम वाई का मान 5 रख दें, सोचो क्या रख दें, 5, तो साथियों 7 5 ये 35 हो जाएगा। और जब 50 से 35 घटाओगे कितना आएगा, 15 आएगा। और 5 से काट दोगे 15, 3 आएगा। देखो कितना छोटा सा आया ना, छोटा सा आया ना। तो यानी वाई बराबर 5 रखोगे, क्या रखोगे, 5। तो 5 रख दो, चलो। यक्स बराबर 50 माइनस 7 वाई बटा का हो गया 5। तो यक्स बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5 बटा 5, ध्यान देना, ये 50 माइनस 35 बटा 5 इक्वल 15 बटा 5, और इक्वल क्या आया, 3। ओके, बन गया ना। जल्दी लिख लो, इतना लिख लो फटाफट, कितना आ गया, 3। अब देखो मैं एक एक को आपको दिखा रहा हूँ बना के, ध्यान देना। देखो बायां साइड ही हम बॉक्स बना ले रहे हैं, ये देखो बायां साइड हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया, ठीक ना। ये बॉक्स हो गया, जब हमने वाई का मान 5 रखा तो एक्स का मान 3 आया। ओके, इतना क्लियर। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई 0 काहे नहीं रख रहे हो, है ना, 0 काहे नहीं रख रहे हो। तो चलो मैं 0 भी रख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। यक्स इक्वल 50 माइनस 7 वाई बटा का है 5 ना, वाई का मान 0 रखो,
y का मान 0 रखोगे तो ये 7 का 0 में करोगे 0 हो जाएगा, तो ये 50/5 आएगा, काटोगे तो 10 आएगा। आप सभी 10th के स्टूडेंट हो, इतना छोटा छोटा बात बताने की ज़रूरत नहीं है, 0 लेवल मैथ में सीख चुके हो। तो इसका मान जब 0 रखा तो ये 10 आ गया। ठीक, अब क्या रखें, कोई बताएगा? y का मान एक और कुछ भी रखना, चाहे जो रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो। चलो ठीक है, मान लो कि मैं 5 रख लेता हूँ, 5 तो मैंने रख लिया था, 7 रख लूँ तो 7 रख लूँ तो क्या आएगा? देखो 7 रखूँगा तो 7 7 49 और 50 से 49 जाएगा, 1/5 आ जाएगा। 1/5 मतलब दशमलव में हो जाएगा, लफड़ा फंस जाएगा यार, नहीं सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ आए कि जो कि कट जाए 5 से, इसमें से घटाने के बाद। तो सोचो कि अगर मैं रख लेता हूँ 10, क्या रख लूँ? 10 रख लूँगा तो ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? 70 माइनस का 70, और इसमें से घटाऊंगे तो माइनस का 20 आएगा, हो जाएगा। यक्स का मान 10 रखो, और सॉरी वाई का मान 10, तो 10 रखोगे तो ये 7 10 70 और ये 5, देखो आ जाएगा। ये माइनस का 20/5 कटेगा तो माइनस का 4। देखो माइनस आए या प्लस आए, छोटा नंबर है ना, ओके चलेगा। तो ये 10 और ये -4। समीकरण 1 की सारी बीमारी दूर हो गई। इसी तरह का समीकरण 2 का करना है। साथियों टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। अगर आपको समझाना ना हो तो जल्दी हो जाएगा, अगर आप समझ जाओगे तो इसे जल्दी जल्दी कर ले जाओगे, इसलिए समझना ज़रूरी है। दूसरा समीकरण में ऐसे रख रख के ट्राई करोगे, ठीक ना? तो मैं इसको रखूँ या ना रखूँ, बोलो, ग्राफ बना के दिखा दूँ? ऐसे रख रख के आपको खुद से ट्राई कर लेना है, ठीक ना? सेकंड इक्वेशन में मैं दिखा दे रहा हूँ शॉर्टकट में, देख लो, ध्यान दीजिए। अब ये है ग्राफ, चलो इनको देखते हैं ग्राफ में कैसे रखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखिए सेकंड वाले का मैंने बना दिया, जब y का मान हमने -2 रखा तो x का मान 8 आया, जब मैंने y का मान 5 रखा तो x का मान 3 आया, और जब मैंने y का मान 12 रखा तो x का मान -2 आया। करके देख लेना, 12th में 10th में पहुँचे हो आप, सभी समझदार हो, है ना? इसके पहले की 3.1 की क्लास देखे होगे तो ये काफ़ी कुछ समझ गए होगे। चलिए ओके, पहले हमें क्या दिखाना है? पहला नंबर इक्वेशन वाला 3 और 5 दोनों देखो प्लस प्लस है ना, यक्स पर 3 पॉइंट चलना है, वाई पर 5 चलना है। तो यक्स पर हम 3 चलेंगे प्लस में, ये यहाँ, वाई पर 5 चलना है मतलब यहाँ। तो इसको क्या करोगे? ऐसे ले जाओगे, कहाँ तक? उसके सामने तक जस्ट, और इसको ऐसे बढ़ाओगे, मतलब यहाँ पर कहीं है 3,5। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझना, टाइम भले लग जाए 5 घंटा लग जाए, लेकिन आपको समझ में आ जाए, ठीक? आगे देखना, यक्स पर 10 पॉइंट चलना है प्लस में, देखो प्लस है माइनस नहीं, वाई पर 0 है, वाई पे एक भी पॉइंट नहीं बढ़ना, तो यक्स पर 10 चलना है, देखो 9 यहाँ था, ये 10 मतलब यहाँ हो गया, और वाई पर 0 है, वाई मतलब ऊपर ना जाएगा ना नीचे जाएगा, केवल इधर को भागेगा, इधर को नहीं जाएगा बिल्कुल कहीं नहीं। इसका मतलब ये 10,0 यहीं पर होगा, उसी बिंदु पर होगा, ऊपर नीचे नहीं खिसकेगा। यक्स पर -4 और वाई पर 10, यक्स पर -4, देखो माइनस पर जो आता है यक्स में इधर आता है, प्लस में उधर जाता है, वाई में प्लस ऊपर जाता है, माइनस नीचे आता है। तो माइनस का कितना? 4 यानी यहाँ, और प्लस में वाई में कितना? 10 मतलब ये देखो बहुत लंबा जा रहा है यार, 8 9 10। इसीलिए मैं इसको लंबा मान नहीं लाना चाहता था कि बड़ा ना आए, जिससे ग्राफ के अंदर में आ जाए। तो ये 10 यहाँ कहीं होगा, ऐसे आएगा कहाँ तक? ये -4, यानी कहने का मतलब ये कहीं यहाँ कहीं आएगा, -4 और 10, ठीक ना? -4 और 10। अब यही क्या करना है? ग्राफ बनाना है, तो इसको आप ऐसे काट दोगे, मिला दोगे मतलब, ठीक ना? तो खींच दो जल्दी से फटाफट। क्या करना है साथियों? खींच देना है। चलो ये लो, यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगा, तीनों को सबको काटता हुआ जाना चाहिए, एक बिंदु ये, एक ये और एक ये, ऐसे ये ऐसे होके हुए जाएगा। ऐसे ध्यान रहे ये खींचते समय हमसे थोड़ा वो हुआ है, ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे मतलब इस पे होते हुए जाएगा, फिर ऐसे पटरी से खींचोगे तो आ जाएगा, ठीक ना? ऐसे पटरी रखना कि इसको भी टच करे, इसको भी और इसको भी, यहाँ पे ऐसे एरो बना देना। ये हो गया पहला ग्राफ। इस तरह से आप दूसरा वाला भी रख लेना। बात तो समझ गए हो ना कैसे करना है? इसमें जो हमारा मुख्य टॉपिक है जो समझना है वो है समांतर और संपाती रेखाएं। ये समांतर रेखाएं कब होती हैं
और किस स्थिति में रेखाएं समांतर के अलावा समपाती होती हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, तब सवाल समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन मिटा देंगे, ठीक ना। नोट कर लो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करती हैं, वो समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए अभी वो समीकरण नहीं दिखाए गए हैं, मैं आपको समीकरण दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम आपको समपाती का और समांतर का प्रतिबंध और शर्तें बता देता हूँ। ध्यान देना साथियों, यहाँ पर 3 शर्तें होंगी, जिनमें से 2 आप देख लो, एक अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। या तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, या समांतर होंगी, या फिर समपाती होंगी। तीनों में से कोई एक जरूर होंगी दोनों समीकरण से निरूपित रेखाएं। अब ध्यान देना, समांतर कब होंगी, समपाती कब होंगी और कब प्रतिच्छेदित करेंगी, तीनों कंडीशन देख लेना। अभी ये चीज़ आपको मिलेगा, क्वेश्चन जब दोनों इक्वेशन लिखूंगा तो ये मिलेगा आपको अनुमान लगाना रहेगा। देखो याद रखना, रेखाएं प्रतिच्छेदित तभी करेंगी जब A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। मतलब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, मतलब एक दूसरे को काट देंगी अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे A1/A2 का मान अगर 2/3 आ गया है तो B1/B2 का मान जैसे 1/7 आ जाए, मतलब इसके बराबर ना हो, कुछ ऐसा कंडीशन बननी चाहिए। अभी देखना आगे सारा खेल होगा। दूसरा, रेखाएं समपाती कब होंगी। साथियों रेखाएं समपाती तब होंगी जब दोनों समीकरण से प्राप्त जो इक्वेशन बनेगा वो A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2 तीनों बराबर होंगे। जैसे तीनों मान लो 1/2 आ गए तो ये तीनों 1/2 आने चाहिए ये, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समपाती होंगी। एक बचता है कि रेखाएं समांतर कब होंगी। तो साथियों रेखाएं समांतर तब होंगी जब A1/A2 क्या A1/A2 इक्वल B1/B2 तो हो जाए, लेकिन इसमें देखो ये तीसरा वाला कंडीशन है, ये C1/C2 के बराबर ना आए, यानी कि ये चीज़ बराबर ना हो तब रेखाएं क्या होंगी, तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। नोट कर लो जल्दी से, ये तीसरा भी हो गया, ये क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक ना। लिख लो फटाफट, लिख लो तुरंत, लिख लो। देखो मतलब समझना, A1/A2 जो है वो तो बराबर हो, लेकिन ये जो दूसरा वाला एक और था यार, कहाँ गया वो, 1 मिनट, हाँ C1/C2 ये बराबर नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में वो क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। एग्जाम्पल देख लो, अभी क्वेश्चन करने पे सब आ जाएगा। ये A1/A2 इक्वल B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल C1/C2। देखो इसको ऐसे समझो कि A1/A2 का मान 3/2 आया है तो B1/B2 का मान भी 3/2 आए, लेकिन जो C1/C2 है इसका मान 1/5 आ जाए, मतलब इन दोनों के बराबर ना आए। बस यही थी तीनों कंडीशन। चलिए देखते हैं पूरा तमाशा क्या होता है आगे क्वेश्चन में। अब जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तुरंत। अगर ना लिख पाते हो तो वीडियो को पीछे करके लिखिए, रोक करके लिखिए वीडियो को, लेकिन लिखिए फटाफट, नोट्स बनाइए। देखिए मित्रों, 2 इक्वेशन आपके बुक में दिए होंगे। पहला 5x + 4y + 8 = 0, दूसरा इक्वेशन दिया होगा 7x + 6y - 9 = 0। दिया है ना, बुक खोल के देख लो। अब देखना क्या करना है, पूरी कहानी आप समझ चुके हो कि कब रेखाएं समांतर होंगी, कब समपाती होंगी, लेकिन मुसीबत हमारे पास है कि हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 मिलेगा कैसे। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मिलेगा। पहले दिए गए समीकरण की आप लिख लो, एक लाइन लिखो जल्दी से। दिए गए समीकरण की A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, लिखो मैं नहीं लिखूंगा, दिए गए समीकरण की A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, ये इसका मानक समीकरण होता है इस रूप का, ठीक ना। अब देखना, जब इसकी तुलना करोगे जरा ध्यान दो, तो यहाँ पर x है, इसमें भी x है, इसमें 5 है, इसमें A1 है ना, यानी कि A1 का मान क्या है, 5 है। ध्यान देना, इसमें y है, इसमें भी y है, लेकिन इसमें B1 है, इसमें 4 है,
यानी कहने का मतलब कि B1 का मान कितना है, 4 है। इसमें C1 है, इसमें 8 है, कुछ नहीं है, तो C1 क्या है, 8 है। देखो A1 मिल गया, B1 मिल गया, C1 मिल गया। दूसरे समीकरण में भी यही लिखोगे। क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण की A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, तो तुलना कर लो। A2 क्या आएगा, देखो 7 आएगा, B2 क्या आएगा, 6 आएगा, C2 क्या आएगा, 9 आएगा। मिल गया सब कुछ ना। अब मान निकाल लो यार, यही तो कह रहा था ना कि देखना था इसको क्या करना है, ये समांतर हैं कि समपाती हैं। तो चलो हम सभी को निकाल लेते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब निकाल लेते हैं, जो आएगा आपके सामने आएगा। चलिए ध्यान देना, ये आप लिख लो इतना, ये इतना एक स्टेप हो गया। चाहे इसको नीचे ऊपर लिख लेना, उसको इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे, ठीक। फिर आगे लिखना, नेक्स्ट स्टेप देखना, इतना कर लो, पहले इसको पूरा लिख लेना, फिर उसको उतार लेना, और उसके बाद नीचे जो लिख रहा हूँ उसको लिखना। अब लिखोगे अतः A1 अपान A2 इक्वल, A1 का मान क्या है, अरे कुछ तो बोलो यार, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, मैंने लिख दिया, चीटिंग तो कर सकते हो ना। क्या है, A1 का मान 5 है, मुंह बना के बैठे हो, बोल नहीं रहे हो। A2 का मान क्या है, उधर से देखो, A2 मतलब 7, ये हो गया। चलो ठीक है, B1 अपान B2 निकाल लो। B1 का मान क्या है, लाल टोपी वाले आप ही बोल दो थोड़ा सा, क्यों शर्मा रहे हो। B1 का मान है 4, B2 का मान क्या है उधर से देख लो 6। इसको सरल कर लो चाहे तो, अभी कोई मुसीबत नहीं है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। C1 अपान C2 निकाल लो। C1 का मान क्या है, इसे देख लो इधर से 8, C2 का मान क्या है, 9। देखो सब मिल गया ना यार, सब मिल गया ना। अब हम चेक करेंगे कि रेखाएं समांतर हैं कि समपाती हैं, इतना उतार लो पहले। और हाँ, ये जो मैं ऐसे ऐसे निकाल रहा हूँ ना, आप चाहो तो इसको नीचे ऊपर भी निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख दोगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं जो गलत काट देगा, ठीक ना। ऐसे भी लिख देना, कुछ भी गड़बड़ नहीं। जैसे मैंने लिखा है कॉपी में भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आप कॉपी में बीच में इतना स्पेस मत छोड़ना, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है ये 8x4 का है, आपकी कॉपी छोटी सी होगी, तो इसको बगल बगल मत लिखना। आप नीचे ऊपर लिखोगे तभी मज़ा आएगा, इसको बगल बगल लिखोगे तो जगह नहीं बचेगी, ठीक ना। चलिए लिख लो, अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखना कैसे है। अब लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। और इसमें मित्रों एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बुक से मैंने मतलब नहीं कंफर्म किया, वो क्या है, ध्यान देना। देखो ये 5x धन 4y धन 8 था ना, यही था जो भी है। हाँ 1 मिनट देखना, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें चिन्ह का थोड़ा सा इश्यू है, देखना कोई गलती नहीं क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन लिखोगे तरीका वही रहेगा। तो साथियों इसमें बुक में माइनस दिया है, ये -4y दिया है, तो आपके में अंतर क्या होगा, ये 4 जो है माइनस में आएगा, कहने का मतलब ये माइनस में आएगा। आप ऐसे थोड़ा सा चिन्ह लगा लेना, नहीं लगाना तब भी कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम में ऐसा ना करना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन माइनस लगा के आएगा तो आपका उत्तर जो है माइनस में आएगा। हाँ जैसे मैंने बता दिया, अगर वैसे पेपर में आ गया तो ऐसे लगा देना, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये जो चिन्ह इसके पहले जो होता है ना, उतारते समय वो चिन्ह के साथ लिखा जाता है, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल। और इसमें क्या है, थोड़ा सा इशू ये है कि देखो ये C1 जो C2 का मान है ना 9, उसके पहले माइनस है ना, तो C2 भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। साथियों ये चीज़ ध्यान देना, मैंने नहीं ध्यान दिया उसके लिए सॉरी, लेकिन ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन दिया है ना, मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के चक्कर में जल्दी कर दिया, तो बस ये ठीक है। अब देखना थोड़ा सा आंसर में बदलाव हो जाएगा, जहाँ पर ये मान आया था B1 वाला, ये माइनस में हो जाएगा, कहने का मतलब ये -2/3 आएगा, ठीक। जहाँ पर C2 का मान आया था ये भी माइनस में हो जाएगा, ये -9/8 आएगा। अब नीचे लिखना, लिखो अतः A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 और डज नॉट इक्वल C1 अपान C2। इसलिए रेखाएं परस्पर क्या करेंगी, पहला वाला कंडीशन सही है ना, प्रतिच्छेदित करेंगी, यही तो था। क्या करेंगी, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगी,
बात समझ में आई ना? क्यों नहीं बराबर हैं? क्योंकि देखो यार A1/A2 जो आया है 5/7, अब मैं समझा रहा हूँ, अब कुछ ना करना, वो B1/B2 के बिल्कुल बराबर तो नहीं आया ना, दोनों में बहुत अंतर है। और ये जो C1/C2 का मान आया है वो भी किसी से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इन सभी में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं, किसी तरह बराबर नहीं है, अतः रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। चलिए दूसरा इक्वेशन लिखना, बहुत फास्ट करना, फटाफट जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलो, बहुत कम टाइम बचा है और जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही कर लेना ना, पास होने से कोई रोक नहीं सकेगा। और जो पहले पढ़ाया गया उसको भी देख लेना, पहले बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप दूसरा इक्वेशन लिखोगे, जो कि आपके ये दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट है, तो इसमें आप पूरी प्रक्रिया करोगे जो मैंने अभी पहले में बताया था। तो आपको A1A2 B1 B2 और C1 C2 का जो मान आएगा वो तीनों का 1/2 आएगा, यानी कि तीनों रेखाएं क्या होंगी? ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है? रेखाएं संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती होती हैं। इसके बाद जो इसमें का तीसरा इक्वेशन है उसको भी सुन लो आप सभी ध्यान से। तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 = 0 और 6x माइनस 3y प्लस 10 = 0। ये तीसरा है ना, इसका जब आप करोगे तो क्या होगा पता है? तीसरे वाले का जब आप करोगे तो A1, ध्यान देना तीसरा के लिए, तीसरा में A1A2 = B1 B2 तो आएगा, निकाल के देखना, अभी मैं बता देता हूँ कितना आएगा। लेकिन C1 C2 ये क्या होगा? इन सब के बराबर नहीं होगा। तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमने अभी कंडीशन बताया था तीसरी वाली कि जब ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, ठीक ना? तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, थैंक यू। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी से जल्दी हम आपका पूरा कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें रट डालें, याद कर लें, अच्छे से समझ लें और फिर देखते रहें PVR स्टडी, कहीं से भी और कभी भी।